नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो और अपने YouTube चैनल एसपी टोटो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशनर्स के आईटीआर के बारे में कि पेंशनर्स का आईटीआर किस तरीके से फाइल किया जाता है। दोस्तों, पेंशन दो प्रकार की होती है। एक तो वो पेंशन है जो किसी सर्विस से, नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन मिलती है, एक वो पेंशन हो गई। और दूसरी पेंशन होती है फैमिली पेंशन, ठीक है। और दोनों ही पेंशन जो है अलग अलग होती हैं और इनका टैक्स भी है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो फैमिली पेंशन होती है उसको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया जाता है, और किसी नौकरी से रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है या फिर नौकरी से वीआरएस लेने के बाद जो पेंशन मिलती है तो उसे आईटीआर में सैलरी की तरह ही दिखाया जाता है, और उस पर जो टैक्स है वो सेक्शन 192 के अंदर ही काटा जाता है, और इसको एज ए सैलरी ही आईटीआर में दिखाया जाता है। और पेंशनर्स के लिए जो आईटीआर फॉर्म है, अगर सिर्फ पेंशन से ही अगर इनकम है तो आईटीआर 1 ही इसमें आईटीआर 1 फॉर्म को ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो आईटीआर फॉर्म होते हैं वो आपकी इनकम के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपके इनकम के सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है। आपकी सिर्फ पेंशन है या फिर उसके अलावा भी आपकी कोई इनकम है, जैसे कि आप कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आपको कोई बिजनेस है, तो ऐसे केस में दूसरे फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपने इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपने इसको लॉगिन कर लेना है। आपने यहाँ लॉगिन का बटन आप देख रहे हैं, तो यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर आपने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और चेक बॉक्स पर आपने क्लिक करने के बाद नीचे आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पर आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले 26 एएस फॉर्म और एआईएस डाटा को आपने चेक करना है, ठीक है, उसको मैच करना है, क्योंकि एआईएस डाटा से ही आपको पता लगेगा कि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको वहाँ शेयर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दिखती है या बिजनेस इनकम दिख रही है तो उसके अनुसार आपने आईटीआर फॉर्म को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो 26 एएस फॉर्म को चेक करने के लिए आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ई फाइल का, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने और ऑप्शन आएंगे, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न को चूज करना है। इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी कई ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26 एएस, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करेंगे तो अलग टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने आई एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, असेसमेंट ईयर 2023-24, और व्यू एज पर आपने HTML को चूज कर लेना है। उसके बाद व्यू अब्लिक डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। जैसे व्यू अब्लिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपका जो 26 ईयर्स फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको 3 इनकम दिख रही है, ठीक है। पहले है यहाँ पे इन्होंने एक ये जो गैल इंडिया लिमिटेड कंपनी है यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और दूसरा है इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनको इंटरेस्ट मिला हुआ है, और तीसरा है इनकी जो पेंशन हुई है पूरे साल में। तो इनका जो एज ए सैलरी आईटीआर 1 में जो दिखाएंगे एज ए सैलरी इनका 3,81,992 दिखाएंगे। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है तो इसमें जो है सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसमें दिखाएंगे 47,408, और प्लस यहाँ पे जो है तो ये दिखाएंगे 120 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इनका हम एआईएस डाटा भी चेक कर लेते हैं। तो एआईएस डाटा को आप यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ई फाइल में आप जा करके इनकम टैक्स रिटर्न पे आप जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएगा व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कर देंगे तो ये आपको एक अलग टैब में लेकर के जाएगा, एक अलग ही टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का और दूसरा एआईएस का, तो आपने एआईएस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपके जो पूरे साल का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे आएंगे पार्ट ए में तो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, और पार्ट बी में नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है तो आपकी पूरी डिटेल दी जाती है पूरी इनकम की। इनको 3 जो है इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। तो 26 एएस फॉर्म और प्लस एआईएस डाटा दोनों सेम है, तो हम इसको जो है तो होम में चलते हैं। और अगर दोस्तों आपको अपनी पेंशन पूरे साल की अगर कैलकुलेट करनी है तो पेंशन आपको जो है तो आपके पासबुक अगर आपने प्रिंट कराया है तो आपके पासबुक से मिल जाएगा, स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं बैंक का। और यदि गवर्नमेंट नौकरी से आप जो है तो रिटायर हुए हैं वहाँ से आपको 16 नंबर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, बैंक से भी 16 नंबर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है।
पूरे साल की जो है तो पेंशन आपको दिख जाएगी कि कितनी पेंशन आपको रिसीव हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तो आपने फाइल नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने असेसमेंट ईयर को चूज कर लेना है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर जो है तो 23-24 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 23-24 करंट असेसमेंट ईयर, तो आपने इसको चूज कर लेना है। और जो इसका फाइलिंग का जो मोड होगा वो है ऑनलाइन, तो आपने ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कर रखी है आपने, तो यहाँ पे आपको जो है तो इसका जो शेप ड्राफ्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप अगर वहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, और यदि आप नया सिरे से अब आप इसको फाइल करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किसके लिए कौन सा आईटीआर जो फॉर्म है, किसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपकी सिर्फ पेंशन की इनकम है और पेंशन के साथ साथ यदि आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है, एफडी से इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपने आईटीआर फंड को चूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास यदि पेंशन के अलावा यदि आपका मान लीजिए कि आपके पास दो हाउस हैं, दो हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंटल इनकम आती है, तो यहाँ पे आप आईटीआर टू को चूज करेंगे। और अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आपने दिखाना है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस दिखाना है, और साथ में आपकी पेंशन भी आती है, तब आप आईटीआर टू को फाइल करेंगे। और अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तब आप आईटीआर थ्री को फाइल करेंगे। और अगर आपके पेंशन के साथ साथ आपका कोई बिजनेस भी है, उससे आपको इनकम आती है, और फिर उस पर सेक्शन 194 जे और या फिर सेक्शन 194 एस के अंदर उसमें टैक्स डिडक्ट होता है, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस इनकम आ रहा है लेकिन आपकी जो टैक्स है वो अगर सेक्शन 194 जे या सेक्शन 194 एस के अंदर अगर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, तो फिर आप जो है तो उस इनकम को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हैं आईटीआर 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कोई इनकम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो 120 रुपये का जो अमाउंट आया है, जो है तो शेयर इन्होंने अपना शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे इनको 120 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं कटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईटीआर 1 को चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद आईटीआर 1 को गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किस वजह से आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, ठीक है, इसलिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। इनके केस में जो इनका जो टैक्स कटा हुआ है 4000 का, तो वो इसलिए जो है हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। और यदि आपकी जो आपकी इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से यदि अंदर है और फिर भी आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये तीनों कंडीशन आप में लागू होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं तीनों कंडीशनों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूँगा, और ऑप्शन को चूज करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो ये आईटीआर है वो 3 स्टेप में यहाँ पे पूरा होगा, और 3 स्टेप के हर पेज अलग अलग पेज हैं, 5 पेज हैं। ठीक है, इन 5 पेजों को आपने बारी बारी से कंफर्म करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक चेंजिंग करनी होगी कि जो आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको? पेंशन। ठीक है, पेंशनर्स। तो वो जो आपका जो पेंशनर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर पेंशनर्स है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को चूज कर लेना है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट का है तो आपने स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे आप स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम अंडर सेक्शन 115 BS। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप अगर नया टैक्स रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि यदि आपने कहीं अपना कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, आप एटीसी के तहत आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नो को चूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यदि आप यस पे चूज करेंगे, यदि आप यस को चूज करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप नया टैक्स रिजीम के तहत आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और उसमें आपको किसी डिडक्शन की कोई आपको छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे नो को चूज करना है यदि आपने डिडक्शन का छूट लेना है। ठीक है, लेकिन यदि दोस्तों यहाँ पर आप
यस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीव के तहत अपना आईटीआर फाइल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो कि 10IE है, ठीक है। वो 10IE आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप ई फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म का, ठीक है। तो आपने इस पर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पर आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म 10IE आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना है, तो यहाँ पे हम नो को चूज करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को आपने चेक कर लेना है। आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है तो सेलेक्ट फॉर रिफंड का ये जो ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका जो बैंक अकाउंट है वैलिडेट होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में डिटेल में कोई दिक्कत है तो आप जो है तो प्रोफाइल में जाकर के अपने बैंक अकाउंट डिटेल को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला टैब है जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो यहाँ पे कंफर्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रॉस टोटल इनकम का, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम वाले पेज को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बेसिस पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलरी एग्जाम्पशन, यहाँ पे आपको कुछ सैलरी एग्जाम्पशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके केस में अगर कोई सैलरी एग्जाम्पशन है तो आपने इनको ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर इन इन किसी भी ऑप्शन में से अगर आपके लिए कोई अगर अगर इन ऑप्शन में से किसी में भी आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपने यस करना है और यस करके आपने उसका अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी, ठीक है। यस करेंगे तो यहाँ पे इसके कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। काफी सारे यहाँ पे ब्रेकअप आ जाएंगे तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको आपने टिक कर लेना है और अमाउंट एंटर कर देना है, ठीक है। और शो मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपके इन ऑप्शन में से आप जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। तो इस केस में नहीं है इसलिए हम इसको नो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि यहाँ पे आप जो भी अमाउंट यहाँ पे आप दिखाएंगे, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप दिखाएंगे वो आपको ग्रॉस सैलरी के साथ आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप यहाँ पे दिखाना है आपको। और अगर आपके सैलरी के साथ वो अमाउंट ऐड नहीं किया हुआ है तो आपने यहाँ पे डिडक्शन उसका नहीं लेना है। और यहाँ पर इन चीज़ों को आपने ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो पेंशन जो आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पर आपको दिखानी है। तो यहाँ पे आपने एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन जो है तो एडिटेबल हो जाएंगे, ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे जो ये अमाउंट दिखा रहा है ये यहाँ पे सही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आपने जो है ना अपने अपना 26 ईयर्स फॉर्म में जो आपकी डिटेल है और EIS में जो डिटेल है आपने उसको चेक कर लेना है कि आपको कितने पेंशन रिसीव हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आपके केस में अगर ये ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे कोई वेरिएशन आता है तो आपने इसको सही कर लेना है एडिट करके, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपने इसको डिलीट कर देना है इस ऑप्शन को। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लेस एग्जाम्प्ट अलाउंस का, ठीक है। तो यदि आपने जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था आपने लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यदि वहाँ पे कई सारे अलाउंस थे तो आपने यहाँ पे अगर कोई अलाउंस आपने दिखाया होगा तो वो यहाँ पे आपको देखने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने कोई अलाउंस नहीं दिखाया है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है आपको। तो यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और नीचे यहाँ पे आना है तो आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो यहाँ पे पेज है वो यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3,81,992 इनकी पेंशन रिसीव हुई है। इनका कोई अलाउंस कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई अलाउंस यहाँ पे जीरो है। और उसके बाद यहाँ पर नेट सैलरी आपकी 3,81,992 हो गई और यहाँ पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो इसको माइनस करके 3,31,992 हो गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो यदि आपके पास जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पे दे रखा है या फिर आपने उस पर होम लोन ले रखा है और अपना होम लोन दिखाना चाहते हैं और आप अपने रेंटल इनकम को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पब्लिक एडिट पे आप क्लिक करके और अपना रेंट या फिर अपना होम लोन को यहाँ पे इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं, होम लोन के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर यदि आपने खुद सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई पे क्लिक कर देना है और यदि आपने किराए पर दे रखा है तो आपने लेट आउट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके केस में जो भी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब यदि आपने यहाँ पे होम लोन ले रखा है, आपने इस प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन ले रखा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे आप जो है तो 2 लाख तक का अपना होम लोन का इंटरेस्ट आप दिखा सकते हैं अगर आपने होम लोन ले रखा है, ठीक है। और यदि आपने रेंट पे दे रखा है तो लेट आउट पे क्लिक करेंगे और
तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है आपने जो पूरे साल में जो रेंट रिसीव किया है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, पूरे साल का अमाउंट, ठीक है, कि आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है रेंट से। और दूसरा यहाँ पे टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, अगर आप हाउस से रिलेटेड आप कोई टैक्स पे करते हैं तो उसका आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर 30% का एनुअल वैल्यू आपको यहाँ पे जो मिलता है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो ग्रॉस रेंट रिसीप्ट है, आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे अपना अमाउंट को, तो ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली आप इसको कैलकुलेट करके 30% यहाँ पे ला देगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि साल में 1 लाख रुपए रेंट रिसीव किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है 30,000 अपने आप कैलकुलेट करके ले लिया, ठीक है। लेकिन इस केस में जीरो है। और उसके बाद यहाँ पे अपने हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे डिटेल देने के बाद, अपना होम लोन इंटरेस्ट वगैरह आपने यहाँ पे दिखाने के बाद, और ऐड पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अभी इनके इस केस में जो है तो कोई होम लोन या कोई रेंट वगैरह भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे ये जीरो दिख रहा है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे अगर आपका होम लोन या फिर रेंटल इनकम है, तो आप अगर वो दिखाएंगे तो वो यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, ठीक है। तो आप इनकी केस में जो मैं आपको बताया था शुरू में कि इनकी 3 इनकम है, एक है इनका जो कि पेंशन से इनको रिसीव हुई है, और दूसरी है जो कि इनको एफडी का इंटरेस्ट मिला हुआ है, और तीसरा है इनके डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम में इनका जो कोई टैक्स नहीं कटा है, वो एक छोटा अमाउंट है, तो इसलिए जो है इसको जो है हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे ब्रेकअप मिलता है, ठीक है। लेकिन इस केस में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, तो हम इसको जो है तो क्लिक करके और इसको हम एडिट करेंगे। तो अगर आपके केस में भी अगर वेरिएशन है और आप यहाँ पे अगर आप, या फिर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक करके आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके और एडिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपने इसको जो है एडिट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट को एंटर करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको एडिट किया हुआ था, एडिट करके मैंने यहाँ पे 47,408 डाला, तो यहाँ पे 47,408 आ गया, ठीक है। उसके बाद यदि आपको सेविंग अकाउंट से भी अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है, एडिट करके। और आप इसको भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे टिक करके, सर, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं है, तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। उसके बाद इनकी डिविडेंड इनकम है, तो उसको भी हम यहाँ पे टिक करके और एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो इनके में डिविडेंड इनकम जो है वो है 120 रुपया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब जब ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे फिलअप हो जाएं, आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये भी फिलअप हो जाए, अगर आपके केस में और भी कोई इनकम है, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके आप वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके केस में अगर और भी कोई इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐड अनदर पे क्लिक करके, ऐसी इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपने दिखाने के बाद आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो पेज है वो भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे टोटल डिडक्शन का पेज यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर यदि आप इसको क्वेश्चन बेसिस पर आप अगर अपना कोई डिडक्शन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। स्किप कर देंगे तो ये जो है इसका पूरा ब्रेकअप जो है तो आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने इसको जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको शो ऑल डिटेक्शन पर क्लिक करके और इसको आप पूरा का पूरा ओपन कर सकते हैं। शो ऑल डिटेल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिडक्शन का पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके केस में जो भी डिडक्शन है जिसकी छूट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे एटीसी है, एटीसी में आपने अगर कोई एलआईसी वगैरह करा रखी है, तो आपने यहाँ पे एटीसी को चूज कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे ऐड पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो इसका जो यहाँ पे बॉक्स है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आप पूरे साल में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अमाउंट दिखाने के बाद आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। अपना अमाउंट यहाँ पे दिखाने के बाद, अमाउंट एंटर करने के बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एटीसी का जो डिडक्शन है वो यहाँ पे देखने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके केस में यदि और भी कोई डिडक्शन है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप शो ऑल डिडक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो है इसका पूरा ब्रेकअप आ जाएगा, ठीक है। तो आपके केस में जो भी है, ठीक है, इनमें आपने इनको देख लेना है, इनको पढ़ लेना है। आपके केस में इस ऑप्शन में ये आपके लिए जो भी ऑप्शन एलिजिबल हो उनको आपने सेलेक्ट करके और उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसका अमाउंट आपने दिखा देना है, जैसे कि मैंने आपको एटीसी में दिखाया है। और उसके बाद यहाँ पे आपका और भी अगर और कोई डिडक्शन नहीं है, आपने यहाँ पे अपना पूरा डिडक्शन दिखाने के बाद आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका जो तीसरा पेज डिडक्शन का है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पैड का ऑप्शन है, ठीक है, तो आपने टैक्स पैड को ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। इनके केस में, इस केस में जो है तो इनका 4764 रुपये टैक्स कटा हुआ है, जो कि इनके एफडी के इंटरेस्ट से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, यानी इनके पेंशन से अदर इनकम पे इनका जो टैक्स कटा है, ठीक है। तो इनका जो है एफडी के इंटरेस्ट पे इनका टैक्स कटा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपके केस में होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और इसको आपने कंफर्म कर देना है। अगर इसमें आपको कुछ गलत लगता है, अगर आपका आपके 26 ईयर्स में जो टैक्स कटा है वो, और यहाँ पे अगर कोई वेरिएशन है, तो आप शो डिटेल पर आप क्लिक करके और आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं और अपने अमाउंट को सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ये सही है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोर्थ पेज है वो भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा टैक्स पैड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का यहाँ पे पेज एक्टिव हो जाएगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। टैक्स लायबिलिटी के पेज को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यहाँ पे आपकी पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाई दे जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई दे जाएगा। आपने जो डिडक्शन दिखाया है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और डिडक्शन को यहाँ पे माइनस करने के बाद टोटल इनकम इनकी बच रही 3,60,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनको टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, इनको जो है 2906 रुपये का टैक्स जो है इनके ऊपर बैठ रहा था, लेकिन इनको रिबेट मिल गया 80 सेक्शन 8 अंडर सेक्शन 87E के तहत इनको रिबेट मिल गया, ठीक है। इसलिए जो इनकी टैक्स है वो जीरो हो गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे पेज यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर यू एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 4,760। इनका जो टैक्स कटा हुआ था वो 4,760 रुपये टैक्स कटा हुआ था, ठीक है, इनके इनकम पर। तो वो इनको जो है तो रिफंड मिल रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको चेक करते करते और आपने इसको नीचे आना है और प्रीव्यू रिटर्न पे आपने क्लिक कर देना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने इसको चेक बॉक्स पे आपने टिक कर देना है और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपने इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके इनकम टैक्स, आपके आईटीआर का जो आपने फाइल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और आपने इसको चेक कर लेना है, आपने जो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका सारा का सारा आईटीआर जो आपने फिलअप किया है वो सारा का सारा अगर सही होगा, आपने पूरे के पूरे कॉलम को फिलअप किया है, आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल दिखा देगा। और यदि कोई एरर होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं नो एरर वेयर फाउंड, ठीक है, मतलब इसका मतलब कहना चाहिए कि कोई एरर नहीं मिला है। लेकिन यदि आपके केस में यदि कोई कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर कोई कॉलम या कोई ऑप्शन यदि आप उसमें फिलअप करना अगर आपसे रह जाता है, छूट जाता है, तो उसका एरर यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो उसी एरर पे क्लिक करके और आप डायरेक्ट उसी पेज पे पहुंच जाएंगे और उस एरर को आपने ठीक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा फिर आपने प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका साथ पूरा का पूरा आईटीआर जो आपने फिलअप किया है वो सही होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे पॉपअप मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप वेरिफिकेशन के पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने ई वेरीफाई नाउ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई वेरीफाई नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे वेरीफाई कि आप किस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू है, आपके पास है, उस पर ओटीपी आता है, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन पर चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी कई सारे यहाँ पे यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है अपना आईटीआर को वेरीफाई करने का। तो अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू नहीं है, बंद है, तो फिर आपने दूसरे ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डीएससी का, जो कि डीएससी अगर आपके पास डीएससी है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, तो उसको अपलोड करके उसका टोकन यहाँ पे लगा करके और आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए जो भी एलिजिबल हो, जो भी आपके लिए सही हो, आपने उसको चूज कर लेना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एक छोटा सा पॉपअप
आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपने आई एग्री के चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे आपने क्लिक करना है। जनरेट आधार ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओटीपी एंटर करके वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंफर्म सबमिशन टू रिटर्न और उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू ऑन मोबाइल नंबर इतना एंड ईमेल आईडी ये। ठीक है, मतलब कहने चाहिए कि आपका जो ये आईटीआर है वो वेरीफाई मतलब सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई हो गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको एसएमएस के द्वारा इस मोबाइल नंबर पे और ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी पे आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि यहाँ पे जो है इसके इनकम टैक्स पोर्टल पर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ही मोबाइल नंबर और आपका ही ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इसका एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड रिसिप्ट। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करके इसके एक्नॉलेजमेंट को आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक्नॉलेजमेंट है ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो यदि आप अभी वेरीफाई आपने कर लिया है तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु। तो यदि आप जो है आधार ओटीपी के साथ अगर आप उसको ई वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब आप ई वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको ये भेजने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ये फिजिकली ये फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा सीपीसी बेंगलुरु को। ठीक है, तो ये प्रोसेस था दोस्तों, मैंने इसमें पेंशनर्स का आईटीआर फाइल करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस तरीके से आप किसी भी पेंशनर का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा नई नई वीडियो नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और नॉलेजेबल हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।